वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज एनालिसिस और चर्चा करते हैं कि हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में नए नेशनल प्रेसिडेंट अध्यक्ष को लेके, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेके पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है वो चर्चा हो रही है, माथापच्ची हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके बीच भी जो है वो लगातार इस मुद्दे को लेकर बातचीत हो रही है, लेकिन अध्यक्ष पद को लेके जो है वो अभी नाम कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। जो अध्यक्ष की फिलहाल जो जिम्मेवारियां हैं वो जेपी नड्डा साहब जो हैं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, वही अभी अध्यक्ष पद की जो जिम्मेवारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लगातार उन्हीं के कंधों पे, यानी एक किस्म से आप कह सकते हैं कि एडिशनल चार्ज नड्डा साहब को दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी की ये जो टॉप पोस्ट है, संगठन को अगर लेके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की ये टॉप पोस्ट है, इसके अंदर जो नाम पहले चल के आ रहे थे उसमें नाम था देवेंद्र फडणवीस। पहले मैं आपको ये बताऊंगा दौड़ में कौन कौन से नाम अभी शामिल थे हाल ही में। तो देवेंद्र फडणवीस का नाम था, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, सुनील बंसल और धर्मेंद्र प्रधान, ये 5 नाम थे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर जो मेंबर पार्लियामेंट है हिमाचल से, उनका नाम भी इस लिस्ट में जो है वो संभावित लिस्ट में शामिल है। तो 2 नाम जो थे इम्पोर्टेंट, शिवराज सिंह चौहान का, अब शिवराज सिंह जो चौहान हैं वो सेंट्रल कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, तो फिलहाल वो जो जिम्मेवारी उनको दी गई है वो उसको निभा रहे हैं। तो अंततः जो अध्यक्ष पद के लिए जो नाम है भारतीय जनता पार्टी का, तो शिवराज चौहान वो रेस से बाहर है। दूसरा नाम था देवेंद्र फडणवीस का। तो फडणवीस साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं महाराष्ट्र के अंदर। तो ये 2 जो नाम हैं, ये 2 नाम तो बिल्कुल जो है वो पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों में से कोई भी बीजेपी का अगला अध्यक्ष बनेगा। इसके अगला जो नाम आता है वो है अनुराग ठाकुर का। अनुराग ठाकुर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सेंटर के अंदर मोदी साहब की गवर्नमेंट में 2019 में कैबिनेट का दर्जा मिला, कैबिनेट के अंदर थे, और उसके पहले की टर्म में भी ये मिनिस्टर थे कैबिनेट में। हमीरपुर से सांसद हैं और 5 दफा के अनुराग ठाकुर इज 5 टाइम MP फ्रॉम लोकसभा। ही इज रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी हमीरपुर, ख्वास इन हिमाचल। इनका नाम भी बहुत, जो लिस्ट है उसके अंदर दावेदार की सूची में इनका नाम है। अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मिनिस्टर रहते हुए 2019 से 24 के बीच बेहतरीन काम किया था, और he is considered very close to अमित शाह एंड इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जिस तरह से बेबाकी से अपनी राय रखते हैं, युवा हैं, एक्सपीरियंस भी इनको राजनीति का अच्छा खासा हो गया है, और कोर टीम का सदस्य रहते हैं हमेशा ही अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी साहब की। कोई भी स्टेट असेंबली इलेक्शन अभी हाल ही में आप देख लीजिए, चाहे हरियाणा का, दिल्ली का, तो अनुराग ठाकुर जो है उनको कहीं ना कहीं वो स्टार प्रचारक के रूप में भी होते हैं, स्टार कैंपेनर है वो, और जो पैंट है राजनीति में उनकी लगातार उनका कद बढ़ रहा है। तो एक तो हो गया अनुराग ठाकुर। इसके अलावा दूसरा मैं नाम आपको बताना चाहूंगा वो है सुनील बंसल। सुनील बंसल ने संगठन के अंदर बेहतरीन काम किया है, और यह संगठन की ही पोस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अंदर 75 सीट्स मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा की जीती थी आउट ऑफ 80, फॉल्स अंडर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा था, जिसमें सुनील बंसल का इस स्ट्रेटजी के अंदर बहुत बड़ा एक रोल था, ये माना जाता है। उसके अलावा जो भी हाल ही में उड़ीसा में असेंबली इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें ली हैं आउट ऑफ 21 सीट्स फॉल्स अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ उड़ीसा। तो पहले 80 में से 71, दूसरा 21 में से 19 सीटें। ये जो संगठन की एक क्षमता है सुनील बंसल के अंदर, वो उसी का एक रिजल्ट था। उनकी ऑर्गेनाइजेशन के जो स्किल है उनका रिजल्ट था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस 2014 में उत्तर प्रदेश में रहा, और अभी जो उड़ीसा में इलेक्शन हुआ है जिसमें प्रचंड बहुमत आया भारतीय जनता पार्टी का, पहली बार वहाँ चीफ मिनिस्टर बना, इसके अंदर सुनील बंसल का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान। तो भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये भी संगठन से, RSS से, ABP से जुड़े हुए हैं, और प्रधानमंत्री और स्पेशली जो अमित शाह है इनके बहुत क्लोज हैं भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान। और जिस तरह की, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को, जब एक संगठन को आपने आगे चलाना है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है और जो कैपेबिलिटी है वो दूसरी तरह की है। और अगर सरकार में रहते हुए सरकार में आपने काम करना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का, प्रशासन का, डिसीजन मेकिंग का, उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो एक इंडिविजुअल में वो अलग चाहिए।
तो जो संगठन की क्वालिटीज़ हैं, वो जो मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, चाहे वो सुनील बंसल है, अनुराग ठाकुर है, धर्मेंद्र प्रधान है, भूपेंद्र यादव है, इन सभी के अंदर वो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फ्रंट। इसके अलावा जो नाम है, वो नाम चल रहा है सीएम जो योगी आदित्यनाथ का है, वो भी नाम चर्चा में। और मैं समझता हूँ कि योगी साहब का जो नाम है, वो इस वक्त फ्रंट लिस्ट में टॉप में है। हालांकि बहुत से जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, राजनीति के जानकार हैं, वो इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं इस फैक्ट को। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इलेक्शन जीता था 2017 में, 2012 से 2017 तक सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश सिंह यादव चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उसके बाद 2017 का जो चुनाव जीता था असेंबली का, जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की। तो उस वक्त दूर दूर तक मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल नहीं थे योगी आदित्यनाथ। मनोज सिन्हा साहब जो इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो उनका नाम फाइनल हो गया था भारतीय जनता पार्टी हाईकमान की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। लेकिन बिल्कुल लास्ट मोमेंट के अंदर आरएसएस के जो ऑर्डर थे वो जारी हुए थे नागपुर से, और आरएसएस के कहने पे ही योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम दूर दूर तक दौड़ में शामिल नहीं था चीफ मिनिस्टर की दौड़ में उत्तर प्रदेश में, उनका नाम फाइनल हुआ था। आरएसएस की उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। 2017 में योगी आदित्यनाथ बने थे पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। उसके बाद 2022 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से रिपीट होकर उत्तर प्रदेश में आई, तो बहुत ये माना जा रहा है कि उस वक्त भी भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान के अंदर 3-4 नाम और चल रहे थे योगी आदित्यनाथ साहब के अलावा चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। लेकिन जो फाइनल जो हुआ, जो कंसल्टेशन हुई भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप की, जो आरएसएस के जो प्रमुख हैं भागवत साहब, उनके साथ, तो फिर उस प्रेशर के अंतर्गत ही आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका हुई थी जब सेकेंड टर्म चीफ मिनिस्टर बने योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो डे टू डे पॉलिटिकल अफेयर्स हैं उसको प्रधानमंत्री लीड करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, जिसने इलेक्शन लगातार एक के बाद एक जीते हैं, चाहे वो लोकसभा का है, राज्यसभा या स्टेट असेंबलीज का है, उसके अंदर संगठन की जो मजबूती है भारतीय जनता पार्टी को, वो एक एज देती है बाकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज को देखें तो। जो ऑर्गेनाइजेशन में, यानी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है भारतीय जनता पार्टी में, वो एक बहुत की और बहुत एक रिस्पॉन्सिबल और पावरफुल पोस्ट है, क्योंकि संगठन का तालमेल सरकार के साथ बिठाने के लिए एक उस तरह का इंडिविजुअल चाहिए जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी हो, वो एक प्लस हो जाएगा, और संगठन का भी हो। और जो भी कार्यक्रम आगे जारी होने हैं, वो नेचुरली उसके अंदर जो फाइनल से और फाइनल डिसीजन होता है वो प्रेसिडेंट का होता है, भारतीय जनता पार्टी। तो आरएसएस ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट बने भारतीय जनता पार्टी का, और जो हिंदुत्व का एजेंडा है उस एजेंडे को लेके जिस तरह की पैन इंडिया अपील अभी योगी आदित्यनाथ की बन रही है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद जो सेकंड जो एक इमेज बन रही है पैन इंडिया में हिंदुत्व के मुद्दे को लेके, वो योगी आदित्यनाथ की है। तो अब उस तरह की अगर आपकी एक छवि बन जाती है पैन इंडिया लेवल पे, उसको बनाने की कोशिश कर रही है आरएसएस बीजेपी के माध्यम से। तो आरएसएस चाहती है कि ये जो हिंदुत्व का एजेंडा लेके जो जिस व्यक्ति को आगे बढ़ना है, जिसके अंदर ये सारी खूबियां हो और जिसका माइंडसेट जो है वो हिंदुत्व के साथ ही जुड़ा हो, उस तरह के इंडिविजुअल को कमांड देनी चाहिए प्रेसिडेंट की, अध्यक्ष की भारतीय जनता पार्टी। तो पेच जो है वो इसी पे फंसा हुआ है कि अगर योगी आदित्यनाथ को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी का, यानी उनको दिल्ली आना पड़ेगा, तो हु इज गोइंग टू लीड वेरी लार्ज एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं लोकसभा की, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सिंगल सबसे बड़ी अगर लोकसभा सीट के हिसाब से देखा जाए तो सिंगल जो वो लार्जेस्ट स्टेट है, बहुत बड़ी स्टेट है। 80 सीटों का जो गणित है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त उस तरह के कद का कोई लीडर उत्तर प्रदेश में नहीं है जो योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को जो है वो उससे मैच कर पाए। तो बस दुविधा ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर कोई योगी आदित्यनाथ लेवल का उस तरह का अगर कोई कैंडिडेट मिलता है, कोई पॉलिटिशियन मिलता है, तो फिर तो डेफिनेटली जो योगी आदित्यनाथ है मैं समझता हूँ वो फ्रंट रनर होंगे। लेकिन क्योंकि 80 लोकसभा सीट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और अगर योगी आदित्यनाथ साहब दिल्ली आते हैं तो फिर पीछे से इतने बड़े राज्य को जो संभालना है
वो सँभालने की इस वक़्त कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, मुझे लगता है वो किसी और स्टेट लेवल के लीडर में उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इसी चीज़ पे पेच फँसा हुआ है और जो सारा का सारा डिले हो रहा है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेके, वो यही है कि कंसेंसस नहीं बन रहा है। जैसे मैंने आपको बताया 4-5 नाम दौड़ में शामिल हैं। ये सभी के सभी जो महारथी हैं, उनको प्रशासन का अनुभव कुछ लोगों को, कुछ जन को प्रशासन का है, किसी को ऑर्गेनाइज़ेशन में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, उसका एक्सपीरियंस है, कोई लीडरशिप में और टीम वर्क में एक्सपर्टाइज़ है। लेकिन अगर सभी चीज़ों का समावेश किया जाए, तो वो जो कैंडिडेट बनता है, जो फ्रंट रनर रेस में सबसे आगे हैं, वो फिर योगी आदित्यनाथ है। तो अभी जो है वो जैसे पहले लोकसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव के बाद 3 स्टेट जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, उसमें सारी भारतीय जनता पार्टी बिज़ी रही और अभी दिल्ली का चुनाव है, 8 तारीख को नतीजे आ जाएँगे। उसके बाद जो अगला चुनाव है अक्टूबर-नवंबर में असेंबली का है बिहार में। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी 7-8 महीने का गैप है, बिहार इलेक्शन के पहले डेफ़िनेटली जो है वो भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। तो अभी अगर जो योगी आदित्यनाथ जो हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि आरएसएस चाहती है योगी आदित्यनाथ को प्रेसिडेंट बनाया जाए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और जो संगठन है, जो आला कमान है, जो लीडरशिप है मोदी शाह की, वो मुझे चाहते हैं कि उतने कंफर्टेबल नहीं है योगी आदित्यनाथ के नाम को लेके। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो कार्यशैली है, वो थोड़ी-सी उस तरह से मैं समझता हूँ कि वो जो कोऑर्डिनेशन होता है, वो शायद संभव ना हो क्योंकि योगी साहब की कार्यशैली अलग है, वो भी उनका जो एग्रेशन है, वो उनकी अप्रोच वो सारी की सारी अलग है। तो वो जो एक तालमेल होता है प्रशासन के अंदर, संगठन के अंदर, उसमें भी फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है, वो भी उस योगी साहब के नाम से कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन ये जो इसीलिए सारा डिले हो रहा है और आरएसएस को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है, कुछ जो दूसरे नाम मैंने आपको बताए। तो मैं समझता हूँ महीने, 1.5 महीने तक भारतीय जनता पार्टी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। दौड़ में सबसे आगे योगी साहब हैं, लेकिन जो मैंने 5 आपको नाम बताए हैं, वो सभी के सभी पोस्ट के लिए कैपेबल हैं और उनके अंदर ये सारी क्षमता है कि भारतीय जनता पार्टी को वो आगे नई ऊँचाइयों पे लेके जा सकें। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी नए मुद्दे को लेके आपके समक्ष हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।